करते हैं, आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ अब फोर्ट कैपिटल के सीनियर फंड मैनेजर पराग ठक्कर मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि इस समय उन्हें मार्केट की कौन सी थीम पसंद आ रही है। पराग जी, गुड मॉर्निंग। पहले शुरुआत करते हैं रिलायंस के साथ, जिसकी आज एजीएम है। आज क्लियरली एक स्टॉक जो फोकस में रहने वाला है। आपको लगता है कि ये स्टॉक मार्केट को थोड़ा लीड कर सकता है आगे जाते हुए? क्या रिकवरी की कुछ उम्मीद इस स्टॉक से लगाई जा सकती है? देखिए अनुज जी, मेरा मेरा ये बोलना है कि रिलायंस हमारा तो टॉप होल्डिंग है ही। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वो डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। और मेरा जो व्यू है ये है कि 18 लाख करोड़ के मार्केट कैप में आपको 1,80,000 करोड़ का EBITDA मिल रहा है और नेट डेट टू EBITDA 1x। तो इसमें कंफर्ट तो बहुत है वैल्यूएशन वाइज। और अगर आप देखिए इसे अभी कंज्यूमर बिजनेस जो है जियो टेलीकॉम मतलब मोबाइल, और जिसमें 49 करोड़ सब्सक्राइबर हो चुके हैं अभी, और 209 रुपए के आरपू के साथ मेरे हिसाब से 75,000 करोड़ का EBITDA जियो कर सकता है। जियो प्लेटफॉर्म आई एम सेइंग। और रिटेल का EBITDA 28,000 करोड़ हो सकता है। तो 1,05,000 करोड़ का EBITDA तो खाली कंज्यूमर बिजनेस से आ गया, जिसको काफी अच्छा मल्टीपल मिलना चाहिए। रिटेल में किसी किसी छोटी कंपनियों को 50-50 टाइम EBITDA मिल रहा है। यहाँ पे 28,000 करोड़ की EBITDA की कमी है। और जियो में 70-75,000 करोड़ का EBITDA है जो एन्युटी कैश फ्लो है। तो मेरे हिसाब से वैल्यूएशन वाइज तो बहुत ही अट्रैक्टिव है। और प्लस में बात करूं एफएमसीजी बिजनेस, उनका अभी 20,000 करोड़ टच कर जाएगा मेरे हिसाब से इस साल में रेवेन्यू। तो एफएमसीजी बिजनेस, मीडिया बिजनेस, न्यू एनर्जी बिजनेस, वो तो सब फ्री में ही मिल रहा है। और जहां तक रिफाइनिंग और पेटकेम की बात करें तो रिफाइनिंग में हालांकि सिंगापुर जीआरएम जो है वो $4.2 दिखा है, लेकिन यूरोप में जो पेट्रोल डीजल के प्राइसेस है उसके हिसाब से रिलायंस के लिए रिफाइनिंग भी अभी अच्छा चल रहा है इन माय व्यू। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक में ये प्राइस पे मुझे पता है कि मार्केट जस्ट लुकिंग फॉर वैल्यू अनलॉकिंग, विच विल हैव मार्केट को एक्सपेक्टेशन है कि जियो का आईपीओ आ जाए, रिटेल का आईपीओ आ जाए, बस उससे वही एक ट्रिगर के लिए मार्केट रुका हुआ है। तो मैं भी उम्मीद करता हूँ एज बिकॉज वो मेरे फंड का काफी बड़ा हिस्सा है, मैं भी उम्मीद करता हूँ जैसे कि हर शेयर होल्डर एक्सपेक्ट कर रहा है कि कुछ वैल्यू अनलॉकिंग के बारे में आए एजीएम में। लेकिन मेरा ये मानना है कि उसके बिना भी रिलायंस पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए फ्रॉम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, बिकॉज ऑफ शेयर वैल्यूएशन एंड एन्युटी कैश फ्लो विद जियो टेलीकॉम प्लेटफॉर्म ऑफर्स। चलिए, ये हो गई बात रिलायंस की, तो रिलायंस पर ही बात करते हैं। आज जो एजीएम होने वाली है, पराग जी एक बार हमारे साथ रहिएगा। पहले एक बार जरा, क्योंकि हम रिलायंस की बात कर रहे हैं, जान लेते हैं यतिन से कि आज एक्सपेक्टेशन क्या है एजीएम को लेकर। यतिन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और एजीएम का काउंटडाउन आपकी स्क्रीन पे है और कहीं ना कहीं 48th एजीएम जो है रिलायंस की काफ़ी अहमियत रखती है, क्योंकि पिछले 5 एजीएम में बहुत ज़्यादा बड़े टेकअवेज आपको नज़र पड़ रहे हैं। अगर हम 2020 से शुरू करें तो कहीं ना कहीं जो अनाउंसमेंट था गूगल के इन्वेस्टमेंट का जियो प्लेटफॉर्म में $4.5 बिलियन का, वो आया। उसके बाद 2021 में सऊदी अरामको के जो चेयरमैन है उनको बोर्ड में इंडक्ट किया गया और न्यू एनर्जी बिजनेस के इन्वेस्टमेंट में अनाउंसमेंट हुआ बहुत बड़ा। इसके अलावा 2022 में कोलाकॉम के साथ पार्टनरशिप हुई, नई गीगा फैक्ट्री की अनाउंसमेंट हुई। 2023 में नए जनरेशन को बोर्ड पे आने का मौका दिया गया और बिजनेसेस को हेड करने का मौका दिया गया। और 2024 की बात करें तो अगर हम बात करें तो जियो और रिटेल दोनों के ही रेवेन्यू और एबिटा के दुगने होने की बात चेयरमैन साहब ने की। और 2025 में कहें तो पराग भाई थोड़े टाइम पहले ही बोल रहे थे कि अनलॉकिंग का एक्सपेक्टेशन है। रिटेल और टेलीकॉम कारोबार के आईपीओ की टाइमलाइंस को किस तरीके से देखा जाए, बाजार किस तरीके से अपना एक्सपेक्टेशन बिल्ड करे, वही एजीएम से क्लियर होता हुआ नजर पड़ सकता है। 12 लाख करोड़ की वैल्यूएशन जियो प्लेटफॉर्म की और रिलायंस रिटेल की लगभग 10 लाख करोड़ के आसपास आकी जा रही है। और अगर हम बात करें तो न्यू एनर्जी बिजनेस में भी काफ़ी सारे अपडेट्स की उम्मीद है। गीगा फैक्ट्री के अपडेट्स पे, सोलार का जो 10 गीगावाट का क्षमता विस्तार का प्लान है उस पर थोड़ी बहुत क्लैरिटी। और अगर हम बायोगैस प्लांट्स की बात करें तो यहाँ किस तरीके से ये काम करेंगे, इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कहाँ पहुँची, ये सारी चीज़ों पे शेयर होल्डर्स ज़्यादा क्लैरिटी का इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा पेट्रोकेमिकल कारोबार और गैस प्रोडक्शन रैंप अप, ये 2 मेन मुद्दे हैं जो पेट्रोलियम बिजनेस से रिलायंस के एक्सपेक्टेड हैं। जियो हॉटस्टार मीडिया बिजनेस का एक्सपेंशन और रशियन क्रूड और यूएस टैरिफ का क्या इंपैक्ट होगा बिजनेस पे, ये भी शेयर होल्डर्स जानना चाहेंगे। वैल्यूएशन के लिहाज से ईवी एबिटा केवल 11 टाइम, जो 5 ईयर एवरेज से 12% नीचे है। और अगर हम हाईएस्ट टारगेट प्राइस की बात करें स्ट्रीट का तो वह 1950 रुपये प्रति शेयर, जो कि करंट मार्केट प्राइस से 40-42% की अपसाइड दर्शाता है। तो ब्रॉडली अगर हम बात करें तो स्टॉक काफ़ी अट्रैक्टिवली पॉइज्ड है और किसी भी प्रकार की पॉजिटिव अनाउंसमेंट काफ़ी कंस्ट्रक्टिव मानी जाएगी शेयर के लिए और भारतीय मार्केट्स के लिए। बिल्कुल, तो ये काफ़ी पॉजिटिव माना जाएगा। शुक्रिया यतिन। आज दोपहर को रिलायंस की एजीएम है।
पराग जी, रिलायंस के अलावा और कौन से स्टॉक्स हैं आपके इस समय टॉप पिक्स में, आपके पोर्टफोलियो में जो सबसे ज़्यादा वेटेज रखते हैं? तो जियो फाइनेंस है दूसरा, अगेन सेम ग्रुप कंपनी। अगेन डिस्क्लेमर मैं देना चाहूंगा, जो भी इन शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहे उनकी फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद लें और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोचे। जियो फाइनेंस का तो सिंपल ही है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 6% स्टेक वो रिलायंस में ओन करता है। रिलायंस का मार्केट कैप 18 लाख करोड़ है, जियो फाइनेंस का मार्केट कैप 2 लाख करोड़ है। तो बेसिकली 50% ऑफ जियो फाइनेंस की वैल्यू तो रिलायंस के शेयर्स की वजह से आती है। अभी लास्ट एक साल में आपने देखा हुआ, जियो फाइनेंस ने अलायंस के साथ जेवी किया इंश्योरेंस के लिए, ब्लैक रॉक के साथ म्यूचुअल फंड बिजनेस के लिए, और आगे और जेवीज होती रहेगी। कल की एजीएम में उन्होंने बताया है। प्लस 10,700 करोड़ की एनबीएफसी बुक बना ली है। और ये और जियो पेमेंट सॉल्यूशंस भी आ रहा है, जियो सेविंग्स प्रो के बारे में आज हमने मीडिया में पढ़ा। तो पॉइंट है कि और 15,825 करोड़ प्रमोटर ने 316 रुपए 50 पैसे में डाले हैं। तो विच इज अ ग्रेट थिंग कि 316 रुपए 50 पैसे प्रमोटर जब 15,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर रहा है और हमें ये शेयर उसके नीचे भाव में मिल रहा है बिकॉज ऑफ मार्केट सेंटीमेंट अराउंड ये 50% टैरिफ। तो इन माय व्यू इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स टू मेक अ मल्टी बैगर रिटर्न इन अ नोन ग्रुप कंपनी, जो इंडिया का सबसे बड़ा प्रमोटर ग्रुप है। दूसरे अच्छा। शेयर्स की मैं बात करूं तो एक हमारे पोर्टफोलियो में ग्रेन्यूल्स है, जो अगेन विद डिस्क्लेमर मैं बोलना चाहूंगा, स्मॉल कैप कंपनी है। मैं ये डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि हर इन्वेस्टर अपनी फाइनेंशियल एडवाइस लेके ही इसमें इन्वेस्ट करे। लेकिन ये स्टॉक भी 725 रुपए से नीचे आया हुआ है, अभी सिर्फ 20 के पी पे मिल रहा है। नेट डेट टू इबिटा 1x है, आरओसी 15% से ऊपर है। और जो एक बात इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो शायद इन्वेस्टर्स को नहीं पता है कि उनकी 20% ऑफ द रेवेन्यू जो है, जो 800 करोड़ से ऊपर है, वो यूएस बिजनेस से आ रही है, मतलब यूएस मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट से आ रही है, जहां पे इबिटा मार्जिन 20% से काफी ऊपर है। तो उस बिजनेस में काफी वैल्यू है, जो अभी तक मेरे हिसाब से ये प्राइस जो अभी 11,500 करोड़ का मार्केट कैप है उसमें कैप्चर नहीं हुआ है। अच्छा पराग जी, सीमेंट स्पेस में या कैपिटल गुड्स में इस क्वार्टरली नंबर्स के बाद आप लोगों ने कोई पोजीशंस ऐड करी हैं क्या, सीमेंट और कैपिटल गुड्स? कैपिटल गुड्स में तो कैपिटल गुड्स और इंफ्रा स्पेस में हमारा एल&टी हमेशा 5% वेट रहता ही है। वी लाइक एल&टी ऑर्डर, 6 लाख करोड़ की ऑर्डर बुक, 15 लाख करोड़ के प्रोस्पेक्ट्स, और मैनेजमेंट इज वेरी फोकस्ड ऑन क्रिएटिंग वैल्यू। तो मेरे हिसाब से एल&टी तो एक स्टॉक है ही। दूसरा एक जो स्टॉक मैं बताना चाहूंगा वो एस्टेल लिमिटेड है, विच इज अगेन अ वेरी बिग पोर्शन इन अवर पोर्टफोलियो। उसमें पीवीसी की जो रॉ मटेरियल प्राइसेस है वो अभी बढ़ने लगी है, तो वो रीस्टॉकिंग साइकिल शुरू हो रही है और मॉनसून की वजह से भी डिमांड भी ठीक है। Q1 में फ्लैटिश वॉल्यूम के बावजूद मैनेजमेंट इज वेरी कॉन्फिडेंट कि ये साल में डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ हो। मार्जिन इंप्रूवमेंट यहाँ से होने लगेगा बिकॉज लास्ट ईयर में इन्वेंट्री लॉसेस, लास्ट क्वार्टर में इन्वेंट्री लॉसेस थे, तो वो भी अभी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। मेरे हिसाब से 1500 करोड़ कंपनी ने इंटरनल एक्रूवल से इन्वेस्ट किया लास्ट 3 साल में, जिसका अगर नॉर्मल असेट टर्न से मैं गिनूं तो 4,500 करोड़ की रेवेन्यू अगले 3 साल में बढ़नी चाहिए, विच इज 70% इंक्रीज ओवर द लास्ट ईयर। तो मेरे हिसाब से ये एक ऐसी कंपनी है जहां अर्निंग बॉटम आउट हो चुका है और यहाँ से वॉल्यूम और मार्जिन दोनों में इंप्रूवमेंट आएगा। एस्ट्रल लिमिटेड। ओके, एल&टी आपका 3576 पे एक मतलब स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है आपके पोर्टफोलियो का। पराग जी, अभी ऑटो में हालांकि आज थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग भी है और बीच में एक बड़ा मूव भी आया, मारुति ऑल टाइम हाई पे चला गया। मारुति में आपकी मतलब ये ऑटो में आपकी प्लेसमेंट कैसी है इस वक्त? ऑटो में मेरा ये हमेशा मानना रहा है कि टीवीएस मोटर और महिंद्रा एंड महिंद्रा सबसे अच्छी क्वालिटी के बेस्ट स्टॉक्स है। हमने बीच में हुंडई भी में भी इन्वेस्ट किया था और हम मारुति को भी इवेल्युएट कर रहे हैं। अभी आज की तारीख में मारुति 4.3% कैश फ्लो यील्ड है और ये जीएसटी में डेफिनेटली अगर 1200 सीसी के नीचे की कार में 28% से 18% जीएसटी आता है तो डेफिनेटली मारुति विल बी अ बिग बेनिफिशियरी, बट वी हैव स्टिल नॉट बॉट इट, वी आर इवेल्युएटिंग इट। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पराग जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। मार्केट फाइनल